Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 3, Human Reproduction of class 12th NCERT. MCQ series का है जिसमें ये part 1 video of this chapter है. Question number 1, choose the incorrect statement. From the following, incorrect statement choose करना है. In birds and mammals, internal fertilization takes place. Internal fertilization होता है जिसमें fertilization occurs inside the female body. External fertilization है जिसमें fertilization occurs outside the female body. ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? बर्ड्स में भी होता है, मैमल्स में भी होता है, इनके साथ साथ रेप्टाइल्स में भी होता है. ठीक है, तो यस, इन तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज ट्रू. कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज, विच एंटीबॉडी? IgA एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, लाइक लो फैट, ये सब चीजें जो है वो न्यूट्रिएंट्स में पाई जाती हैं. तो यस, ऑल दीज आर करेक्ट. कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स. Polyspermy in mammals is prevented by the chemical changes in the egg surface. देखिए पॉलीस्पर्मी क्या होता है? Let's suppose this is the ovum और ovum के बाहर ना इस तरीके से बहुत सारे स्पर्म्स है. तो जो भी विनिंग स्पर्म आएगा, यानी कि जो सबसे पहले स्पर्म आया, लेट्स सपोज ये हम इसको कह रहे हैं फर्स्ट है, तो ये जो स्पर्म है ना, इस स्पर्म के हेड में क्या प्रेजेंट होता है? एक्रोसोम प्रेजेंट होता है. और ये एक्रोसोम में ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, और ये एंजाइम्स जैसे हाइलोरोनिडेज एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्रोसोमल रिएक्शंस कर रहे हैं. ठीक है, क्या करते हैं? एक्रोसोमल रिएक्शंस. ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाता है ना, होता है इसके वजह से रप्चर ऑफ कॉर्टिकल लेयर या कॉर्टिकल लेयर ऑफ दिस एग सेल. ठीक है, या ओवम, जो भी आप कह लीजिए. तो ये कॉर्टिकल, सबसे ऊपर ये कॉर्टिकल लेयर होती है, वो रप्चर हो जाती है और उसके बाद जो है ये एंट्री करता है ये स्पर्म. ठीक है, सॉरी, एंट्री करता है स्पर्म का जो न्यूक्लियस है. तो एक्रोसोम रिएक्शंस हुआ, तो ये जो चेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शंस के वजह से, वो किस में हो रहा है? वो स्पर्म में हो रहा है, नॉट ऑन द एग सर्फेस. एग सर्फेस पे नहीं होता. तो पॉलीस्पर्मी तो प्रिवेंट कर दी जाती है बाय स्पर्म, लेकिन ये चेंजेस जो होता है वो स्पर्म के हेड में होता है, यानी कि स्पर्म में होता है. तो सी इज द इनकरेक्ट वन एंड दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं. इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days. यस, आफ्टर 7 days जो है वो इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजेशन के. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. अभी इनकरेक्ट पूछा था एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट. फ्रॉम द फॉलोइंग, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज. नहीं, जो एस्ट्रोजन का जो हाई लेवल है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, तो वो किसके वजह से हो रहा है? ये इसके वजह से क्या हो रहा है? LH का सर्ज जो है, यानी कि LH का जो लेवल है वो एकदम से ट्रिगर हो जाता है और LH का लेवल बढ़ जाता है. ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द LH सर्ज, नॉट द ओव्यूलेटरी सर्ज. ओव्यूलेटरी सर्ज क्या है? ये जो 14th डे होता है, इसको हम लोग ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं. ठीक है, तो इसमें जो सर्ज होता है उसको ओव्यूलेटरी सर्ज कहते हैं. बट यहाँ पे नहीं, इसके पहले ही LH सर्ज हो जाता है और एस्ट्रोजन की वजह से LH सर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका ये होगा LH सर्ज. ठीक है, तो A इज इनकरेक्ट वन. B है, ओगोनियल सेल्स स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा. यहां तक बात सही है. इन रेगुलर सेल्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, प्यूबर्टी नहीं, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, बर्थ से पहले ही. ठीक है, बर्थ ऑनवर्ड्स भी नहीं होना चाहिए, बिफोर बर्थ होना चाहिए. ठीक है, बिफोर बर्थ से पहले ही ये सारा काम होने लगता है. ओगोनियल सेल्स जो प्रोलिफरेट करती हैं, फंक्शनल ओवा बनाती हैं, खूब सारे बना के रखते हैं, एंड देन धीरे धीरे वो वही जितनी बन चुकी होती हैं वही धीरे धीरे मैच्योर होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो भी इनकरेक्ट है. सी है, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल. स्पर्म्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होती हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, जो रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन. ठीक है, तो स्पर्मिएशन में ना सिंपल स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं, ना तो इन स्पर्म्स में, ना तो ये स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर भी नहीं है स्पर्म्स, और ये स्पर्म्स में मोटिलिटी भी नहीं होती है. ठीक है, इन स्पर्म्स में ये मोटाइल भी नहीं होते. ठीक है, तो सी भी इनकरेक्ट है.
स्पर्म्स का मेच्योरिटी कहाँ होता है? स्पर्म्स की मेच्योरिटी होती है एपिडिडाइमस में, और स्पर्म्स जो है मोटाइल होने लगते हैं जब इनको सीमेन जहां से रिलीज हो रहा है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे इनकी मेच्योरिटी और मोटिलिटी जो है धीरे धीरे एपिडिडाइमस से स्टार्ट हो जाती है, एंड देन उसके बाद ये सेमाइनल प्लाज्मा जब बनता है, यानी कि सेमाइनल वेसाइकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो काउपर्स ग्लैंड है, यहाँ से जो सीमेन रिलीज हो रहा है, जो लिक्विड रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो उस स्पर्म के साथ मिक्स होता है, एंड देन उसमें ये मोटिलिटी धीरे धीरे आती है, लुब्रिकेशन फेज आता है बिकॉज ऑफ काउपर्स ग्लैंड, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हाईली मोटाइल, इसलिए इनकरेक्ट है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज ट्रू, ठीक है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कौन सा होता है? जिसको आप लोग ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कह रहे हो, ठीक है। पोस्ट ओव्यूलेटरी यानी कि 14th डे आपका ओव्यूलेशन होता है, ये बात हमें पता है। तो 14th डे जब ओव्यूलेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। इसके पहले वाला जो फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, इसके बाद वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कह लीजिए, चाहे आप ल्यूटियल फेज कह लीजिए, सिक्रेटरी फेज कह लीजिए, जिस टाइम पे आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग काफी थिक होती है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल के उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, काफी हाई लेवल होता है प्रोजेस्टेरॉन का। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम है जो रिलीज हुआ है, ये ओवम जो है वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, एंड कॉर्पस ल्यूटियम इस हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को, ठीक है। और उसके बाद ये बिलीव करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर नहीं बाय चांस फर्टिलाइजेशन होता है तो सीएल विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन, और कॉर्पस एल्बिकन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है, एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे अप होने लगता है, ठीक है, और फिर नॉर्मल स्टेज आ जाती है। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस है। तो यस, डी इज करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और यू कैन से ल्यूटियल फेज, और यू कैन से सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ऑड वन आउट बताना है इन स्ट्रक्चर्स से विद रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेफरेंस में। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको सारे के सारे लेबलिंग्स याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला है रेटेटेस्टिस, ठीक है, देखिए रेटेटेस्टिस आपको यहाँ पे मिल रहा है, देन एपिडिडाइमस जहां पे आपकी मेच्योरिटी हो रही है स्पर्म्स की, एपिडिडाइमस ये यहाँ प्रेजेंट है, एंड देन उसके बाद आपका वासा इफ्रेंशिया भी यहीं प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपका जो टेस्टिस वाला रीजन है उस जगह पे ये सारी चीजें प्रेजेंट है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ये वास्ट डिफरेंस, ये सारी चीजें बन के वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस से ये आता है यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइथ्रल ग्लैंड, जहां पे ये स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं, एंड देन इसी यूरेथ्रा जो कि एक ट्यूब है उसके थ्रू रिलीज हो जाता है स्पर्म्स, ठीक है। तो यानी कि ऑड वन आउट बोला था, इस्थमस यहाँ पे ऑड वन आउट है, डी इज द करेक्ट आंसर। इस्थमस किसका पार्ट है? इस्थमस है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जहां पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस्थमस ये वाला पार्ट है, ठीक है। इनफंडिबुलम, एम्पुला एज वेल एज द इस्थमस, ये तीनों जो है फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है, ठीक है। तो उसी का ये थर्ड पार्ट है इस्थमस, तो ये फीमेल का है, इसलिए ये इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। Question number 4, seminal plasma, the fluid part of the semen is contributed by, ठीक है। seminal plasma देखो वो किससे कंट्रीब्यूट होता है, एक तो seminal vesicle से, prostate gland से, और bulbourethral gland, ठीक है। bulbourethral gland को आप Cowper's gland भी कहते हो, Cowper's gland, ठीक है। जो आपका सेमाइनल वेसाइकल है ये लगभग सीमेन का 60 to 70% मैक्सिमम यही रिलीज करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये फ्रक्टोज भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो आपका एल्कलाइन फ्लूइड, इसके साथ साथ कैल्शियम रिलीज कर रहा है, इसके साथ साथ सिट्रेट रिलीज कर रहा है। जो आपका बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होता है ये मेनली फंक्शन इसका है लुब्रिकेशन का,
जो लुब्रिकेटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड से ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 हैं जो आपके सेमिनल प्लाज्मा में कंट्रीब्यूट करते हैं। यूरेथ्रा वाले पार्ट से, यूरेथ्रा वाले ट्यूब से ये जो आपका सीमेन है विद स्पर्म्स ये रिलीज होता है। ठीक है, तो ये तो इसका कंट्रीब्यूटिंग पार्ट नहीं है जो सेमिनल प्लाज्मा को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड जिसमें नहीं है दैट विल बी द करेक्ट वन एंड दिस इज बी। 4 का बी इज द करेक्ट वन, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स। ये आपको सेकेंड क्वेश्चन में बताया था कि स्पर्म्स की रिलीज को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो कहां से रिलीज होता है वो? दैट रिलीजेस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको कुछ बड़े बड़े सेल्स होंगे और कुछ छोटे छोटे सेल्स होंगे। ठीक है, ये जो बड़ा सेल्स है इसको हम लोग कहते हैं सर्टोलाई सेल्स, सर्टोलाई सेल्स। और ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम में होता है, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। सर्टोलाई सेल्स को आप सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी कहते हो, आप नर्स सेल भी कहते हो, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्टोलाई सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, नरिश कर रहा है स्पर्म्स को, इनहिबिन रिलीज कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ ये कंसंट्रेट भी करता है, उसके साथ साथ ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाता है। ठीक है, एंटी मुलेरियन फैक्टर भी रिलीज करता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर भी रिलीज करता है आपका सर्टोलाई सेल्स। ठीक है, जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया से एक्चुअली आपके धीरे धीरे जो है पूरा प्रोसेस जो है उसके थ्रू होते हुए स्पर्म्स बनता है। ठीक है, फिर ये स्पर्म का जो हेड है ना, दिस एंटर्स इनटू दिस सर्टोलाई सेल्स और यहां से इसको नरिशमेंट मिल रहा है। ठीक है, सर्टोलाई सेल्स से इसको नरिशमेंट मिलता है और नरिशमेंट के बाद एक हार्मोन भी इसको मिलता है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है? ये होता है लीडिक सेल से रिलीज या इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज, जो कि इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जाती है। ठीक है, लेट सपोज ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो ये जो आपका बीच वाला पार्ट है ना, ये जो पिंकिश है, इसको आप इंटरस्टिशियल सेल्स कहोगे। तो इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बनता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म्स बाय स्पर्मिएशन, इट रिलीजेस फ्रॉम वेयर? इट रिलीजेस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, Question number 6, mature Graafian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around. जो mature Graafian follicle है वो ओवरी में कितने दिनों तक प्रेजेंट रहती है? ठीक है, अप्रॉक्स पूछा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिनों तक प्रेजेंट रहती है। देखिए, जो आपकी डेवलपिंग फॉलिकल है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है, एंड देन मैच्योर फॉलिकल जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। इसके पहले की फेज यानी कि बीच वाला देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन है, तो ओव्यूलेशन के पहले की फेज को हम लोग प्री ओव्यूलेटरी फेज और उसके बाद वाले की फेज को हम लोग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल हुआ, ग्राफियन फॉलिकल के बाद ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो ओवम है ना, इट कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है रिग्रेस होकर कॉर्पस एल्बिकन बनाता है, कब? जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है। यानी कि अगर हम पूरा स्टेप देखें तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अप्रोक्सीमेटली 28 से 29 डेज के अंतराल पे आता है, इंटरवल पे आता है। ठीक है, यानी कि आफ्टर 28 to 29 डेज ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर अबाउट दीज डेज, 28 to 29। ठीक है, जो फॉलिकुलर फेज होता है, फॉलिकुलर फेज कौन सा है? यही जो आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज है, फॉलिकुलर सेल्स जिसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ये फेज जो है लगभग 14 दिन तक चलता है, 14 डेज तक। ये पूरा जो इंटरवल है वो 14 डेज का होता है। 14 डेज का आपका क्या है? ये फॉलिकुलर लेवल है, फॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है,
फॉलिकुलर लेवल 14 डे तक है, उसके बाद आपका ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होने की वजह से LH और FSH का सर्ज हो जाएगा, यानी कि LH और FSH दोनों का लेवल जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे लेवल धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है दोनों का, LH का भी और FSH का भी, ठीक है, बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। अब ये एकदम मिडिल में जाके ये एकदम पीक लेवल, इन्होंने एकदम पीक लेवल अटेन कर लिया है, ठीक है। ये जो रैपिड सिक्रीशन है LH लेवल का, इसको हम लोग कहते हैं LH सर्ज, ठीक है। और ये किसके वजह से हो रहा है? ये एस्ट्रोजन के वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है, लेकिन ओवेरियन हार्मोन का लेवल क्या है? ओवरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो जिस टाइम पे ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन एकदम पीक लेवल पे रिलीज करती है, उसी टाइम पे, उसी वजह से ये आपका LH सर्ज भी हो जाता है, ठीक है, LH का लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये सब होता है आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे। ये जो ओव्यूलेटरी फेज होता है, इट इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये ओव्यूलेशन के बाद ये वाला जो फेज है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा? ओव्यूलेशन हो गया, अब ओवम बन गया, ओवम जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, जिसको हम लोग CL कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक अनदर हार्मोन को रिलीज करेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि आपके एक्चुअली ओवरी का ही हार्मोन है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है रिलीज कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। जब उसको ऐसा फील होता है कि हाँ शायद प्रेगनेंसी होगी, क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग देखिए, यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया है, अब धीरे धीरे एंडोमेट्रियम अपनी लाइनिंग को फिर से सिक्योर कर रही है, ठीक है। सिक्योर क्यों कर रही है? क्योंकि उसको इम्प्लांटेशन करना है। अगर बाय चांस प्रेगनेंसी हो जाती है तो बेबी को यही तो वो स्टोर करेगा, ठीक है, यही रखेगा ना, और उसको न्यूट्रिएंट्स सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए जैसे ही वो ये सब चीजों के लिए रेडी हो जाता है आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, तो वो क्या करेगा? CL जो है वो क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म तो आया ही नहीं, और अगर स्पर्म नहीं आया तो अगेन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है दोबारा से टूट टूट के गिरना चालू हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जो है यहाँ से दोबारा से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखिए, जैसे ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल अप हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होके क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है। तो ये जो ओव्यूलेशन है, और उसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो यहाँ पे लास्ट कर रही है, वो लगभग कर रही है 11 to 17 डेज। यही पूछा है ना कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओवरी में कब तक लास्ट करती है? 14 डेज तक करती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप कह सकते हो 11 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो वेरी करता है, एकदम एग्जैक्ट 14 किसी का नहीं होता, किसी का 11 होता है, किसी का 17 डे हो जाता है, तो इट वेरीज। तो 11 से 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो लास्ट करेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।